नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं मनोज पवार बानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था संसद, उसका एक वीडियो आ चुका है। उसी क्रम में आज नेक्स्ट वीडियो, जिसमें संसद के भाग के रूप में हमने जो देखा था कि पहले भाग के रूप में हम राष्ट्रपति को देखते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्रपति और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आ सकते हैं उनके बारे में आप विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, राष्ट्रपति हमारा जो मूल टॉपिक है वही है भारतीय संसद या संघीय व्यवस्थापिका या विधायिका जिसको कहते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे और राष्ट्रपति पद की व्यवस्था संविधान के अंदर अनुच्छेद 52 से लगाकर के 73 के मध्य है। यानी अनुच्छेद 52 से 73 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से है। चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट के सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कोई बड़ी और विशेष बात यहां नहीं है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के लिए एक पद होगा संवैधानिक प्रमुख का, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। यानी कि राष्ट्रपति पद होगा, यह व्यवस्था अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? 53 अनुच्छेद 53 कहता है कि देश की सारी कार्यपालिका शक्तियां, यानी कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हैं? शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और उन शक्तियों का उपयोग वो स्वयं या फिर आगे देखते हैं अपन अधीनस्थों द्वारा कर सकता है। अधीनस्थों द्वारा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा और वो कार्यपालिका की इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा कर सकता है। चलिएगा, अनुच्छेद 54 की बात करें। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये अनुच्छेद है, निर्वाचन। और निर्वाचन में भी जो निर्वाचन मंडल रहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। और एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। ठीक है ना साहब? तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचन मंडल क्या है। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल है? तो संसद के दोनों सदन को मैं अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं तो इसी तरह से लिखता हूं, एलएस और वीएस, एलएस और आरएस। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के वीएस यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये तो रहते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल हैं, यानी कि एलएस आरएस के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन 70वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1992 के अंदर, उसके अंदर दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, इन विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। यानी कि अब वर्तमान में हम देखें निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल होते हैं। चलिएगा, अब बात करूंगा मैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 55। क्रमबद्ध तरीके से ही चलेंगे, एक एक अनुच्छेद को देखते हुए जिनका संबंध राष्ट्रपति से है। तो देखेंगे अनुच्छेद 55 क्या कहता है। अनुच्छेद 55 कहता है चुनाव की प्रक्रिया। 55 जो मैंने अभी आपको बताया था, चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिएगा, तो यहां सबसे पहले एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए चलेंगे। समानुपातिक,
प्रतिनिधियात्मक समानुपातिक प्रतिनिधियात्मक मत प्रणाली। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं इस अनुच्छेद के द्वारा, फिर अगली बात को मैं बताऊंगा आपको। यहां पर क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को तो हमने जान लिया, यानी कि एमएलए और एमपीज प्लस विधानसभाओं के विधायक सभी लोग शामिल होते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि प्रत्येक एमएलए या एमपी जो रहता है, अलग अलग राज्यों से हम देखते हैं वो आते हैं एमएलए और एमपी, तो वे अपने अपने विधानसभा या संसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हर विधानसभा क्षेत्र और संसद क्षेत्र एक समान नहीं होता। वैसे मूल रूप से संसद क्षेत्र को तो कॉमन ही मान लेते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्र जो है उनके प्रतिनिधि जहां से आते हैं वो क्षेत्र एक समान नहीं होते हैं। तो यहां ये व्यवस्था की जाती है कि वे जो प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल में जुड़ करके आ रहे हैं उनके मतों का मूल्य लगभग एक जैसा निकल पाए, इसलिए क्या किया जाता है देखिएगा। यहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जिनकी संख्या होती है निर्वाचित की 776, ये तो साहब एलएस और आरएस के निर्वाचित सदस्य हो गए, प्लस राज्यों से जो सदस्य आ रहे हैं, यानी कि राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश दो हमने देखे हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, तो वो संख्या होती है 4120। तो यहां पर देखिएगा ये एमएलएस की संख्या है, ये एमपीज की संख्या है, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर और निर्वाचित, ठीक है साहब। तो यहां एक एमएलए के मत का मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, तो एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकलेगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, राजस्थान के संदर्भ में मैं बताऊंगा आपको, बटे राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य। और कौन से निर्वाचित सदस्य, सॉरी विधानसभा के लिए, यानी वही एमएलए ही कहेंगे। तो राज्य के कुल वीएस सदस्य जो निर्वाचित हैं उनकी संख्या भागित 1000। इस प्रकार का एक ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एक एमएलए का वोट निकालने के लिए कि एक एमएलए के वोट का मूल्य कितना होगा। तो राजस्थान के एक एमएलए के वोट का मूल्य है 129, ये राजस्थान का है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य अलग अलग होगा। तो राजस्थान के एक एमएलए के वोट का मूल्य होता है 129। चलिएगा अब बात करेंगे एमपी के वोट मूल्य। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है, तो कुल विधायक यानी कि शॉर्ट में लिखेंगे अपन कुल एमएलए का मत मूल्य, यानी कि सभी एमएलए के मत का मूल्य उसका टोटल बटे एमपी की संख्या, कुल संख्या एमपी की कितनी है। तो इस प्रकार से, और अगर भागफल जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है, मान लो पॉइंट में आता है, तो उसको आगामी जो संख्या है पूर्ण उसके रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिएगा, तो यहां देश के एमपी के वोट का मूल्य है 724। ये तो सभी एमपीज के लिए हो गया, और ये हो गया सिर्फ राजस्थान के एमएलए के लिए। इस प्रकार से एक एमपी और एमएलए के वोट का मूल्य निकाला जाता है, जो तकरीबन पूरे देश के एमपी एमएलए का मिलाकर के तकरीबन 10 लाख मत मूल्य कितना है, लगभग 10 लाख। अब 10 लाख हो गया साहब। अब जो दूसरा वर्ड यहां पर निकल करके आया था एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय क्या स्थिति है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहां तो हमने अनुपात देख लिया, एमएलए और एमपी क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो दोनों का एक समान अनुपात निकल पाए, ये व्यवस्था हो गई। यहां एकल संक्रमणीय का मतलब एक एमएलए जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, अपने एक विधानसभा क्षेत्र को। एक एमएलए इज इक्वल टू एक विधानसभा क्षेत्र, यानी कि वही बात निकल करके आ रही है कि वो एमएलए एक व्यक्तिगत वोट नहीं दे रहा है, वो अपने विधानसभा, पूरी विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचक मंडल में शामिल है और राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा निर्वाचक मंडल के रूप में ले रहा है। चलिएगा अब देखेंगे अप्रत्यक्ष व गुप्त मतदान। अप्रत्यक्ष
यानी यहां हमने देख लिया कि ये जो वोटिंग प्रोसेस होता है अगले अनुच्छेद के अंदर मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस व्यवस्था में अपन देखते हैं कि अप्रत्यक्ष या गुप्त मतदान किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान सुना बहुत बार है, काफी लोगों को जानकारी है इस बारे में, लेकिन मैं बताना जरूरी समझ रहा हूं। देखिएगा, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, यहां पर राष्ट्रपति व्यक्ति जो बनता है वो एमएलए और एमपी की तरह नहीं। पहली चीज तो प्रत्यक्ष मतदान नहीं हो रहा है उसके लिए। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि जो जितने ज्यादा वोट लेकर के आ जाएगा वो जीत जाएगा, यानी कि एक वोट का। हमने एमएलए और एमपी के इलेक्शन में देखा है कि उसको कहते हैं अपन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ और स्थान ले जाओ। यानी कि एमएलए बनना है, अगर किसी को एक वोट भी अधिक मिलता है तो वो जीत जाता है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं। एक निश्चित कोटा होता है जिसको कहते हैं कोटा, जीतने के लिए एक निश्चित कोटा मत प्राप्त करने होते हैं और उनकी संख्या होती है 50% प्लस 1, यानी कि कुल जितने वोट पड़े हैं वैध मत, उसके आधे से अधिक अगर मत वो प्राप्त करता है तो ही वो जीता हुआ कैंडिडेट माना जाता है। यहां ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अपना एक एक वोट दे देता है, नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या प्रोसेस होता है उसको अपन इस तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी, और निर्वाचक मंडल जिसमें सारे एमएलए और एमपी शामिल हैं, निर्वाचित सदस्य, वे अपनी वरीयता मत पत्र में दर्ज करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने वोट दिया एज ए एमएलए, तो मेरी प्राथमिकता है कि साहब सबसे पहली प्राथमिकता है बी नंबर का व्यक्ति उम्मीदवार जो राष्ट्रपति बनना चाहिए। यदि वह नहीं बनता है तो यह अवसर सी को दिया जाना चाहिए। मेरी दूसरी प्रायोरिटी है सी, तीसरी प्रायोरिटी है ए और चौथी प्रायोरिटी है डी। ये मेरी पर्सनल एक एमएलए या एक एमपी की हो गई। सभी लोग इस प्रकार से मत देंगे। तो सबसे पहले चरण में जो मत गिनती होगी वो पहली वरीयता की होगी, यानी कि फर्स्ट वरीयता, यानी कि ये वरीयता काउंट होगी मेरी, दूसरे की, तीसरे की, सारे निर्वाचक जितने भी शामिल है सबकी। तो अगर उसी वरीयता को, पहली वरीयता जिसको कहते हैं अपन प्रथम चरण की गिनती, प्रथम चरण में क्या गिना जाता है, निर्वाचकों की पहली वरीयता किसे प्राप्त हुई है, और अगर उसमें ही किसी व्यक्ति ने 50% प्लस 1 प्राप्त कर लिया तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन अगर पहले चरण की गिनती में किसी को भी ये मत, यानी एक जो निश्चित कोटा है वो प्राप्त नहीं हुआ, तो दूसरे चरण का फिर मत गणना शुरू होगी। और ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के वी गिरी, जो दूसरे चरण में जीते थे। यानी कि पहले चरण में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, यानी ये निश्चित कोटा नहीं प्राप्त हुआ, तो दूसरे चरण की गिनती हुई जिसमें वी गिरी जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, पहले चरण में गिनती हुई और जिस कैंडिडेट को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं पहले चरण में वरीयता के आधार पर, और उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं, तो उसके मत जो हैं वो अन्य उम्मीदवारों में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, उनको अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान, जो ये पूरी व्यवस्था है, इसको जहां तक मैं मानता हूं समझाने का मेरा जो प्रयास रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन अगले अनुच्छेद पे। ठीक है साहब, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्लियर कर दिया और निर्वाचन की प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी। चलिएगा अब देखेंगे अनुच्छेद 56 क्या कहता है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 में व्यवस्था है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष और कब तक माना जाता है? जिस दिन शपथ ली है, यानी राष्ट्रपति पद की शपथ से 5 वर्ष तक का कार्यकाल राष्ट्रपति का माना जाता है। ठीक है साहब। और देखिएगा, मान लीजिए कि एज ए राष्ट्रपति मेरा कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, तो नया राष्ट्रपति, मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद का इंतजार नहीं किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो पूर्व में है उसका कार्यकाल समाप्त, इसके 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं। नए राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है साहब,
नया राष्ट्रपति कब चुना जाता है? पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले। चलिएगा, अब बात करें कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता? बहुत सारे एग्जाम में ये चीज पूछी गई है। तो राष्ट्रपति मैंने कल ही क्लियर कर दिया, ये उपराष्ट्रपति, एलएस का अध्यक्ष और एलएस का उपाध्यक्ष, ये इसे देगा और ये इसे देगा। इस प्रकार से जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को। लेकिन यहां पर एक विशेष बात जो कल भी मैंने बताई थी, कल के वीडियो के अंदर, राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र देने की सूचना, उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र प्राप्त किया और इसकी सर्वप्रथम सूचना वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है साहब, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेगा राष्ट्रपति के त्याग पत्र के बारे में। चलेगा, अब देखते हैं अपन राष्ट्रपति से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि राष्ट्रपति की बात करें हम कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता है, तो अपन 58 में देख रहे हैं। लेकिन यहां क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति अधिकतम, जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, यानी अधिकतम कितनी बार कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक नाम जरूर ध्यान में आ रहा है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार रह चुके हैं। तो भारत में यह व्यवस्था, संविधान मौन है साहब, राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है, संविधान मौन, मतलब कोई सीमा नहीं है, अधिकतम चाहे जितनी बार वो बन सकता है। और अगर यूएसए से, क्योंकि यहीं से हमने इस पोस्ट को लिया है, तो यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यहां कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में इसकी कोई निश्चित या निर्धारित सीमा नहीं है। चलिएगा, बात करूंगा अगले अनुच्छेद की 58 की, जहां पर हम देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना अनिवार्य है। सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक। ये तो भारत के लिए कह दीजिए यूनिवर्सल योग्यता है कि इसके तो बिना चलेगा ही नहीं। तो नागरिक होना चाहिए, कहां का? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, आयु, कल ही वीडियो में बताया था, 35 प्लस, यानी कि इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरा कर चुका व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, जबकि 30 वर्ष वाला व्यक्ति है राज्यसभा के लिए योग्य और 25 वर्ष की आयु वाला है लोकसभा के लिए। तो 35 वर्ष प्लस, यानी 35 वर्ष पूरे कर चुका हो। उसके अलावा मैक्सिमम एज क्या है? कम से कम तो बता दी कि 35 प्लस होनी चाहिए, 35 से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो एक ही दिन ऊपर क्यों ना हो। लेकिन अधिकतम आयु की सीमा निश्चित निर्धारित नहीं है, यानी कि अधिकतम सीमा नहीं, अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कितनी बार बन सकता है वो भी कोई सीमा नहीं है, और कितनी उम्र तक बन सकता है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। चलिएगा, और क्या योग्यता रहेगी? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता वह व्यक्ति रखता हो, राष्ट्रपति बन सकता है। प्लस केंद्र या राज्य सरकार में कहीं पर भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। तो क्या राज्यपाल हो सकता है? मंत्री हो सकता है? पूर्व में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल, मंत्री पद, या अपन देख लेते हैं लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य, अगर वो होता है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद का मतलब सीधे शब्दों में कहते हैं सरकारी नौकरी। हाँ, लेकिन वहां से उसको त्याग पत्र देना होगा, सदस्यता समाप्त करनी होगी, तब वो राष्ट्रपति के लिए योग्य माना जाएगा। देखेगा, फिर देखेंगे अपन एक और विशेष बात, एमएलए और एमपीज में से 50 लोग रहेंगे इसके साथ प्रस्तावक के रूप में। प्रस्तावक 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक। मैंने कल ही के वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे जो मेन शर्त है वो ये है कि एमएलए और एमपीज के 50-50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक उसके साथ होने जरूरी है, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक उसकी एक बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है साहब, तो 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक के साथ जो
जमानत राशि है वो है 15,000 रुपए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ही यही सेम है। और अगर वह कुल मतों का ये भाग 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो ये जो जमानत राशि है उसे जब्त कर लिया जाता है, जमानत राशि जब्त हो जाती है। लेकिन ये जो 15,000 रुपए इसने एज ए सिक्योरिटी जमा करवाए हैं जमानत, ये कहां जाते हैं? ये जाते हैं साहब आरबीआई सरकारी खजाने में। जमानत राशि आरबीआई यानी सरकारी खजाने में जमा होती है। तो यहां मैंने आपको राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं बता दी। अब बात करूंगा मैं अनुच्छेद 59 क्या कहता है। मैंने बताया था ना लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो वहां एमएलए एमपी या राजनीतिक जो पद हैं उनको लाभ का पद नहीं माना गया है। राज्यसभा या लोकसभा का सांसद हो सकता है, लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि इस अनुच्छेद के तहत अगर वो एलएस या आरएस सदस्य है तो उसे वहां से अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सदस्यता छोड़नी होगी। और देखिएगा राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तो उस पद पे रहते हुए उसके वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। कब? पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसके वेतन और भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। अब बात करेंगे अनुच्छेद 60 की, जो कहता है शपथ। तो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो उसे अपने पद की शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसको अपन कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय, वो इन्हें शपथ दिलवाते हैं। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम जज होगा, न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलवाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जिससे कई बार प्रश्न निकल करके आते हैं और वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या व्यवस्था देता है? वो भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की व्यवस्था देता है। अनुच्छेद 61, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? महाभियोग। महाभियोग यानी कि कब लगता है राष्ट्रपति पर, कब हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाने के लिए आधार क्या है कि उसके द्वारा जो संविधान का उल्लंघन किया जाए, संविधान उल्लंघन पहली शर्त, और दूसरी है संविधान का अतिक्रमण, यानी कि उसने जो अपने पद की शपथ ली है ना साहब संविधान के अनुरूप कार्य करूंगा, जनता के हितों के लिए कार्य करूंगा, और इसमें अगर उल्लंघन किया जाता है संविधान का या संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन हटाना उतना भी इजी नहीं है, एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। और प्रक्रिया क्या है उसे हम देखते हैं। जिस भी व्यक्ति या राष्ट्रपति पर ये संदेह है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, तो क्या किया जाएगा कि देखिए साहब, एलएस या आरएस, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी वे भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का सर्वप्रथम क्या दिया जाएगा? प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव। और प्रस्ताव ऐसे ही नहीं रखा जाएगा, उनकी सदस्य संख्या का 1/4 यानी 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे उस प्रस्ताव पर, और इसकी सूचना उक्त राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, राष्ट्रपति को सूचित, इसको कहेंगे अपन प्रस्ताव। 25% सदस्यों के हस्ताक्षर सहित। अब मान लीजिए कि ये जो प्रस्ताव आया है, ये प्रस्ताव आया साहब राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के 25% सदस्यों ने इस आशय का प्रस्ताव रखा और इसकी सूचना भी उक्त राष्ट्रपति को दे दी या मिल गई। तो अब क्योंकि इसके अंदर ये प्रस्ताव पहले आया तो पहले पारित भी यहीं पर होगा, लेकिन अब पारित होने के लिए न्यूनतम 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होगा, बहुमत से पारित। राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया तो अब दूसरा जो सदन है यानी कि लोकसभा, वो एक अन्वेषक का कार्य करेगा। अन्वेषक
और अन्वेषक का कार्य करते हुए जांच करेगा कि इस प्रकार का जो आरोप राष्ट्रपति पर है क्या वास्तव में इस प्रकार का जो संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण राष्ट्रपति द्वारा हुआ है। और अन्वेषण में अगर सिद्ध हो जाए कि वास्तव में ऐसा हुआ है, सिद्ध हुआ, तो अब जो अगला सदन जो अन्वेषक का कार्य कर रहा था वो भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देगा। और ऐसी स्थिति में जिस दिन प्रस्ताव लाया गया था उस दिन से राष्ट्रपति पर महाभियोग मान्य जाएगा, यानी माना जाएगा। ठीक है साहब, तो महाभियोग दोनों सदनों में किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। 25% सदस्यों की सहमति या हस्ताक्षर से ही प्रस्ताव आएगा। दूसरा सदन अन्वेषक का कार्य करेगा और वहां पर भी पारित हो जाने के बाद में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग माना जाएगा। चलेगा, तो महाभियोग यहां से कई बार प्रश्न निकल करके आता है। वैसे प्रश्न सिंपली यही रहता है कि अनुच्छेद 61 का संबंध है या राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 62 की। और 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, रिक्त या आकस्मिक रूप से आकस्मिक रिक्तियां हो जाए तो किस प्रकार से उस पद को भरा जाएगा देखिएगा। पहले क्लियर कर चुका हूं कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, पहले के राष्ट्रपति के कार्यकाल से पूर्व, यानी कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। यानी आज राष्ट्रपति का पद खाली होने से पहले ही राष्ट्रपति नया चुना जा चुका है, यानी कि यह व्यवस्था तो क्लियर हो गई कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है। लेकिन आकस्मिक यानी कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, अब वो तो कोई निश्चित है नहीं कि 5 साल पूरे करके ही मृत्यु होगी, कभी भी हो सकती है ना मृत्यु। तो मृत्यु हो जाने की स्थिति में क्या होगा कि तत्काल प्रभाव से जो उपराष्ट्रपति है वो तो साहब संभाल लेगा राष्ट्रपति का पद, और व्यवस्था दे दी जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनेगी कि इस मृत्यु के 6 माह के भीतर, यानी मृत्यु होने के 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाए और 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। और जब यही क्लियर कर देता हूं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको सारे वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के रूप में ही मिलते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे वेतन भत्ते राष्ट्रपति के पद के अनुरूप मिलते हैं। तो ऑर्डिनरी डेज में, क्योंकि तब वो क्या है, वो है राज्यसभा का सभापति, तब उसे वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। यहीं पर यह चीज भी क्लियर हो जाती है कि अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए आ गया तो राज्यसभा का सभापति अब कौन बनेगा, तो राज्यसभा का जो उप सभापति था वो अब सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो यह चीज मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुकी होगी कि राष्ट्रपति पद पूर्ण होने से पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। आकस्मिक यानी मृत्यु हो जाने या पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे। चलिएगा, अब बात करूंगा मैं अनुच्छेद 71 की। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है तो लिख देते हैं हम यहां पर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, इनके निर्वाचन जो विवाद होते हैं, निर्वाचन संबंधी निर्वाचन संबंधी विवाद जो होते हैं, जिन्हें हम शून्य विवाद भी कह सकते हैं, शून्य विवाद, वो कहां जाते हैं, सीधे अधिकारिता किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है साहब, सुप्रीम कोर्ट इस निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटान करेगी। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर रहा या उपराष्ट्रपति, मूल रूप से राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो इसी को रिलेट करके बताता हूं, राष्ट्रपति पद पर आया हुआ व्यक्ति है और निर्वाचन संबंधी विवाद में यह पाया जाता है कि वह व्यक्ति जो है, उम्मीदवार जो रहा था, राष्ट्रपति जो रहा था, उसका निर्वाचन अगर अमान्य मान लिया जाता है कि निर्वाचन कैसा था, अमान्य, लेकिन उसने अपने पद पर रहते हुए जो कार्य किए हैं उन कार्यों को अमान्य नहीं माना जाएगा, यानी कार्य मान्य होंगे। समझ लीजिए, बेसिक सी बात है, निर्वाचन में विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्वाचन विवाद की सुनवाई करी या जो भी प्रोसेस अपनाया, उसमें पाया गया कि उक्त व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर था या है, उसका निर्वाचन अमान्य था। तो उस व्यक्ति के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया है, लेकिन जब वो पद पर रहते हुए कार्य कर रहा था तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। चलिएगा, बात करेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां, जहां से बहुत से प्रश्न निकल करके आए हैं, आते हैं और शायद आते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड बहुत से फैक्ट हैं। तो शक्तियां, अनुच्छेद 53 की बात करूंगा, जहां पर हमने देखा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है और वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। तो यहां अनुच्छेद 53, तो कौन सी शक्तियों की बात हो गई? कार्यपालिका की शक्तियां, क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियां हैं साहब। कार्यपालिका की है, न्यायिक शक्तियां हैं, विधायिका की शक्तियां हैं, आपात शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं और उसके अलावा वित्तीय शक्तियां भी हैं। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा, देखिएगा। तो कार्यपालिका की शक्तियों में मूल रूप से सबसे पहली जो बात आती है वो होती है साहब नियुक्तियों की। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। सबसे पहली नियुक्ति देख लेते हैं अपन पीएम की, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति की। ये प्रश्न कई बार बड़े बड़े एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड लेवल तक में पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में कि साहब प्रधानमंत्री जो है वो क्या होता है? मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, क्या होता है? तो वहां पर देखेंगे हम, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां बता रहा हूं मैं राष्ट्रपति की। तो पहली नियुक्ति हो गई साहब प्रधानमंत्री की, और इसी प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करेगा मंत्री परिषद की, यानी मंत्री परिषद की नियुक्ति भी किसके द्वारा? तो वो भी राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसके अलावा हम देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहेंगे कैग, सीएजी कैग, यानी कैग की नियुक्ति। फिर हमने देखा था जो हमारा एक प्रीवियस वीडियो रहा है जिसमें भारतीय निर्वाचन और लोकतंत्र के संदर्भ में मैंने बनाया था मतदाता जागरूकता, उसमें बताया था कि जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। तो लिखेंगे हम यहां पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति ही अपने देश के राजदूतों को विभिन्न देशों में नियुक्त करता है, और अलग अलग देशों के जो राजदूत भारत में जिनके दूतावास हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह की जांच और उनको मतलब उस प्रकार से एक तरह से ऑथराइज्ड पर्सन है जो उनको परमिशन देता है। तो काफी सारे ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर कुछ ऐसे गठन या आयोग हैं, बहुत से ऐसे आयोग हैं जिनका गठन भी राष्ट्रपति द्वारा होता है, जिसके अंदर देखेंगे अनुच्छेद 263 में वर्णित अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष पीएम होता है, और ये क्या है? देश के सभी सीएम का एक परिषद है, यानी कि देश के मुख्यमंत्रियों का परिषद, जिसको कहते हैं अंतरराज्यीय परिषद, जिसका अध्यक्ष है देश का प्रधानमंत्री और जिसका गठन किया जाता है देश के राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष और गठन करने का अधिकारी राष्ट्रपति। चलिएगा, अगले ऐसे ही एक आयोग की बात करूंगा जिसका वर्णन है अनुच्छेद 280 के अंदर, जिसको हम कहते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। उसके बाद में एक और वीडियो जो हमारा पूर्व में आ चुका है सामाजिक न्याय से संबंधित, जिसके अंदर हमने 3 प्रकार के आयोगों की बात कही थी जिनको जाना था हमने, SC ST आयोग और OBC आयोग। तो इस प्रकार से SC ST और OBC आयोग का गठन भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा।
तो देखिएगा, हमने देखा था अनुच्छेद 338 जिसमें पूर्व में एक आयुक्त की व्यवस्था थी जो एसटी और एससी दोनों के लिए कॉमन रूप से कार्य करता था, फिर बाद में उसको बदल करके किस प्रकार से एक आयोग का, मैंने पहले के वीडियो में ये सारी चीजें डाली हैं, आप उस वीडियो को देख करके इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। चलिएगा, अब बात करूंगा राष्ट्रपति की अन्य शक्ति या अन्य प्रकार की शक्तियां, जिसके अंदर हम देखेंगे विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास में विधायी शक्ति, कल का जो हमारा संसद का वीडियो रहा है जिसके अंदर मैंने बताया था कि राष्ट्रपति वह ऑथोराइज्ड पर्सन है जिसके अनुमति के बिना कोई भी नया अधिनियम पारित नहीं हो सकता। चलिएगा, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां देखिएगा, विधायी शक्तियों में कि ये जो राष्ट्रपति है ये संसद का अभिन्न अंग माना गया है। मैंने बताया था संसद के भाग या अंग, तो संसद का अंग है और सदन दो कौन से हैं? सदन है साहब आपके लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग या भाग कितने हैं? तो 3, जिसमें राष्ट्रपति अभिन्न रूप से शामिल है, तो संसद का अभिन्न अंग है। फिर यहीं पर बात करूंगा अनुच्छेद 111, 2 व्यवस्था है यहाँ पे साहब, जिसको हम अगले उनके शक्तियों के रूप में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 देता है अनुमति प्रदान करना। राष्ट्रपति द्वारा ही किसी भी विधेयक को अनुमति दी जाती है और तभी वह नया कानून पारित होता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। इसी को आगे देखेंगे हम वीटो पावर के रूप में भी, ठीक है ना साहब। चलिएगा, तो 111 के अंदर हम देखते हैं राष्ट्रपति, पहली चीज तो विधायिका का अभिन्न अंग है और साथ ही साथ उसकी स्वीकृति अनिवार्य रहती है किसी भी नए विधेयक के लिए। चलेगा, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे विधेयक हैं या बिल हैं जिनमें राष्ट्रपति की स्वीकृति बाद में नहीं लेकर के पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है, यानी राष्ट्रपति पहले उस पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर वो सदन में बहुमत पारित होने के लिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से विधेयक हैं, वो कौन कौन से बिल हैं? तो पहला बिल जिस पर राष्ट्रपति द्वारा पहले ही साइन कर दिए जाते हैं, संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल। उसके बाद जो दूसरा बिल है वो कौन सा है? दूसरा बिल है साहब संचित निधि से धन निष्कासन बिल, संचित निधि से धन निष्कासन, संचित निधि से धन निष्कासन बिल। और उसके बाद में धन विधेयक, यहां पर देखेंगे हम बिल या जो भी रहेगा लिखेगा, धन विधेयक बिल। तो यहां पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं, पहले ही राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यहां पर यह कह सकते हैं पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति। तो देखिएगा, यहां मैंने आपको बताया वो 3 बिल जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि हस्ताक्षर पहले करवा लिए जाते हैं, पहले करने का अधिकारी यानी कि उनकी परमिशन पहले ही लेनी पड़ती है। संविधान संशोधन बिल, संचित निधि से धन निष्कासन बिल और धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले ही हस्ताक्षर कर लेता है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 123, कल के वीडियो में भी रहा है, देखिएगा उसको कल में कुछ कंफ्यूजन रहा है, उसको अभी वास्तव वापस क्लियर करते हैं। क्या है अनुच्छेद 123? अनुच्छेद 123, जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो, सत्रावसान का पीरियड चल रहा हो या कुछ भी रहेगा, सत्र में नहीं है दोनों सदन, उस समय राष्ट्रपति जो है उसको यह अधिकार है कि वो अध्यादेश के जरिए भी नया कानून बना सकता है। अनुच्छेद 123। और जब राष्ट्रपति इस प्रकार से अध्यादेश जारी करके कोई नया अधिनियम बनाता है या नया जो कानून लागू होता है अध्यादेश के माध्यम से, उस अध्यादेश को जारी करने के 6 सप्ताह के भीतर, अध्यादेश जारी के 6 सप्ताह के भीतर संसद या तो उस पर कानून बना दे अधिनियम के द्वारा या उसे निरस्त कर दे। लेकिन ये जो अध्यादेश है ये 6 माह तक प्रभावी रहता है, 6 माह तक प्रभावी। और अगर इसको स्थायित्व देना है तो संसद को इसे एक अधिनियम का रूप देना पड़ेगा और उसके लिए अध्यादेश पारित होने से 6 सप्ताह का समय रहता है। और ये प्रभावी कब तक रहेगा? 6 मास तक।
और अगर अधिनियम नहीं बनाया है तो संसद द्वारा इस अध्यादेश पर तो स्वतः ही ये 6 महीने के बाद में रद्द हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। चलिएगा साहब, अब बात करेंगे राष्ट्रपति की अन्य और कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी। तो राष्ट्रपति जो है, यहां विधायी शक्तियों की हम बात कर रहे हैं कि हमने एक अनुच्छेद देखा था, अनुच्छेद 85 संसद वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था अनुच्छेद 85 और इसमें क्या व्यवस्था है कि साहब आपका जो राष्ट्रपति है वो सत्र बुला सकता है, यानी दोनों सदनों की बात हो गई। उसके अलावा सत्र अवसान कर सकता है, यानी दोनों सदनों की बात हो गई, सत्रावसान कहते हैं। और विघटन कर सकता है, लेकिन विघटन तो राज्यसभा का तो होगा नहीं, वो तो स्थायी सदन है, तो विघटन किसका होगा? लोकसभा का। तो ये अनुच्छेद 85 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक यानी सत्र बुला सकता है, सत्रावसान की घोषणा कर सकता है और लोकसभा के विघटन की घोषणा भी कर सकता है। तो देखेंगे यहां पर संसद, LS, RS यानी दोनों सदन के सत्र आहूत करना या बुलाना, सत्र बुलाना। उसके अलावा सत्रावसान दोनों सदन के लिए, और विघटन किसके लिए साहब? लोकसभा के लिए। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अनुच्छेद 85 में। इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए साहब, लोकसभा की जो लोकसभा नई गठित हो गई, उस नई लोकसभा के गठन की पहली जो बैठक होती है, पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक, उसे संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति संबोधित। और प्रतिवर्ष की पहली बैठक, लोकसभा के प्रतिवर्ष की पहली बैठक को भी राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। तो देखिएगा यहां पर LS की प्रथम और प्रतिवर्ष की पहली बैठक को संबोधित करना, दोनों सदनों के सत्रों को बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा के विघटन की घोषणा करना या लोकसभा को विघटित करना भी राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों में शामिल है। अब बात करूंगा मैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। देखिएगा, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था कि संचित निधि से धन निष्कासन करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी होगी। तो यहां देखते हैं अपन वित्तीय शक्तियों में और कौन कौन सी शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, तो देखिए धन विधेयक पहले क्लियर कर चुके हैं, पूर्व अनुमति है धन विधेयक, तो ये भी वित्तीय शक्तियों में शामिल है। धन विधेयक यानी पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। आकस्मिक निधि जो है, देखिए वो संचित निधि है, ये आकस्मिक निधि है, तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका है? राष्ट्रपति का। एज ए कार्यपालिका के रूप में किसका नियंत्रण है? राष्ट्रपति का। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है साहब? राष्ट्रपति। यह व्यवस्था अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 267 ये व्यवस्था देता है आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण। फिर कल ही संसद में देखा था अनुच्छेद 112, और अनुच्छेद 112 क्या कहता है? अनुच्छेद 112 कहता है बजट प्रस्तुत करवाना। बजट, जिसको हमने कल संवैधानिक भाषा में देखा था वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन कह दीजिए, ठीक है ना साहब। तो वित्तीय वार्षिक प्रतिवेदन कहें या बजट कहें, तो बजट को प्रस्तुत करवाना ये भी किसका अधिकार है? प्रस्तुत करवाना। प्रस्तुत तो लोकसभा में होगा, लेकिन प्रस्तुत करवाने की जो है स्वीकृति कौन देगा? तो राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी। अब देखेंगे हम एक महत्वपूर्ण चीज जो कल के वीडियो में भी हमने देखी थी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या है? संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, किसकी? LS और RS की। जब संविधान संशोधन, धन विधेयक या इस संदर्भ के अलावा जो बिल होते हैं जिस पर आम सहमति नहीं है दोनों सदनों की, तो वहां संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये बुलाने की अधिकारी कौन है? बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो LS अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना साहब। देखिएगा यहीं पर क्लियर कर देता हूं, भारत में अभी तक 3 संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। और पहला जो अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन था 1961 पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के अंदर, और ये जो है दहेज निषेध अधिनियम से रिलेटेड एक अधिनियम था, उसके संदर्भ में यह संयुक्त अधिवेशन रखा गया था। दूसरा जो संयुक्त अधिवेशन रहा है 1978
गैर कांग्रेसी सरकार, बिल्कुल मोरारजी देसाई। और यहां पर बात कौन सी थी, बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को लेकर के ये संयुक्त अधिवेशन हुआ था। और तीसरा और अंतिम जो रहा 2002 के अंदर, और इसका संबंध था आतंक विरोधी विधेयक, आतंक विरोधी, जो काफी चर्चा में रहा। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे देश के, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिएगा एक चीज और फैक्ट इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि इन तीनों संयुक्त अधिवेशनों में शामिल होने वाला व्यक्ति कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय इतिहास में अब तक हुए तीनों संयुक्त अधिवेशनों में शामिल रहे हैं। हालांकि अंतिम अधिवेशन में वो एज ए पीएम रहे हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं हम। राष्ट्रपति की जो हमारी शक्तियां चल रही थी, वित्तीय शक्तियां, अब बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, तो राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों में पहली चीज तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसको सीधे सीधे हम यहां लिख सकते हैं। और देखिएगा यहां पर लिखेंगे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति, तो ये भी सब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में शामिल हो गया। उसके बाद में अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इससे आस लगाते हैं, जो सजा प्राप्त कर चुके हैं न्यायालय के द्वारा, जिनको सजा दी जा चुकी है, और ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो क्षमादान के लिए राष्ट्रपति से भेंट करते हैं। चलिएगा, तो 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार। राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है जिसको सजा हो चुकी है, और सजा के संदर्भ में क्या क्या कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, सजा को परिवर्तित कर सकता है, सजा में परिवर्तन कर सकता है, इवन यहां तक कि सजा को माफ भी कर सकता है, जिसमें मौत की सजा भी शामिल है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मौत की सजा दी जा चुकी है, उसे भी अगर कोई माफ कर सकता है तो वो राष्ट्रपति है। ये उसकी न्यायिक शक्तियों के अंदर आएगा 72वां अनुच्छेद, क्षमादान की शक्ति। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 143, 143, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है राष्ट्रपति को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। मांगे जाने पर राष्ट्रपति को सलाह देना सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 143। लेकिन इस सलाह को मानना या न मानना, इसके लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को दी जाने वाली सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। चलिएगा बात करेंगे राष्ट्रपति के अन्य विषय की शक्तियां, जिसको हम कहेंगे सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां क्या क्या है, सबसे पहली चीज बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है सैन्य शक्तियों में कि भारत की जो सेना है, जिसके 3 अंग माने गए हैं, यानी तीनों सेनाओं के अपने अपने सेनाध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है ओवरऑल, यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। सर्वोच्च सेनापति कह दीजिए, भारत का प्रथम नागरिक कह दीजिए, संवैधानिक प्रमुख कह दीजिए, संविधान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और पहला पद भारत के अंदर। चलिएगा, तो सैन्य शक्ति या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, इसी के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ही युद्ध की घोषणा और युद्ध के पश्चात शांति की घोषणा, तो युद्ध व शांति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये उसकी सैन्य शक्तियां हैं। अब बात करेंगे उस पॉइंट पे जहां से कई बार प्रश्न निकल करके आए हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन या आपात शक्तियां। कौन कौन सी आपात शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में, तो 3 अनुच्छेदों की यहां बात होती है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि जब देश में बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह, और जिसे बाद में बदल दिया गया कौन से अनुच्छेद द्वारा, 44वें अनुच्छेद द्वारा 1978 में, और इसके स्थान पर जो शब्द लिया गया है सशस्त्र विद्रोह। और सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में कैबिनेट की लिखित संस्तुति पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो यहीं पर क्लियर कर दूं, ये जो कैबिनेट शब्द आया ना साहब, ये मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल, कैबिनेट, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 352 के अंदर जोड़ा गया। कैबिनेट शब्द लिखित संस्तुति के संदर्भ में मोरारजी देसाई से संबंध रहा है 44वें संविधान संशोधन का। तो जब देश पर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए
तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और इस प्रकार से राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है, उस आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद द्वारा, यानी यहां पर बता दिया गया, लिखित संस्तुति या अनुमोदन मिलना चाहिए। तो 6 महीने के लिए उस आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है और हर बार यानी संसद की लिखित संस्तुति के द्वारा एक बार में 6 माह के लिए आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में हम बात करें कि भारत में ऐसी आपातकालीन व्यवस्था है, तो यहां आपातकालीन व्यवस्था देखिएगा 1962 चीन के साथ युद्ध के समय, उसके बाद में 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय, और उसके बाद में है 1975 जो एक आंदोलन चला था, सर्वोदय आंदोलन, और जिससे संबंध है जेपी बाबू का। तो उस समय तो 3 प्रकार से ये राष्ट्रीय आपात या अनुच्छेद 352 का प्रयोग। अब अगले अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 356, जिसे हम कहेंगे राज्य में, सीधे शब्दों में कहें राष्ट्रपति शासन राज्य के अंदर। जब राज्यों में क्या हो जाए, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल, और इसकी सिफारिश कौन करेगा, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसे करेगा, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है। अधिकतम 1 वर्ष के लिए किसी भी राज्य में इस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 वह अनुच्छेद है जो राज्यपाल को नाम मात्र कार्यपालिका से वास्तविक कार्यपालिका की स्थिति में ले आता है। जब तक राष्ट्रपति शासन है, यानी अनुच्छेद 356 संबंधित राज्य में है, तब तक वहां की कार्यपालिका का सर्व प्रमुख जो है वो राज्यपाल रहेगा। देखिएगा पंजाब, अनुच्छेद 356 से संबंध पंजाब, यहां पर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहा है। उसके बाद में बात करेंगे कि कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 माह। राजस्थान में अब तक ये कितनी बार लागू हो चुका है, तो 4 बार। ठीक है साहब, तो पंजाब सर्वाधिक 5 वर्ष और राजस्थान में 4 बार। अनुच्छेद 360 जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपात, और इसके संदर्भ में विशेष कुछ नहीं कि अभी तक नहीं लगा है साहब, भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। बस यहीं से यहाँ ये आपात की शक्तियां पूरी हो जाती है। अब मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 111, जिसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। और उसी में हमने एक चीज और देख ली थी जिसे हम कहेंगे वीटो पावर। देखिएगा अनुच्छेद 111 वीटो पावर, कहीं कहीं पे इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं, यानी कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम बनता है और राष्ट्रपति को उसे हस्ताक्षर करने के बाद ही एक कानून का दर्जा प्राप्त होता है। अनुच्छेद 111 ही वीटो पावर की बात करता है। 1986 राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह के साहब। अगर आप उस अधिनियम से जो प्रस्तावित हो चुका है, दोनों सदनों में हस्ताक्षर के लिए आया, पुनः विचार के लिए लौटाया जा सकता है, और उसकी एक सीमा है कि भाई दूसरी बार वापस आ गया तो राष्ट्रपति को साइन करने ही करने। तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने क्या किया, एक डाक विधेयक 1986 के अंदर उनके पास में आया, न तो उन्होंने पुनः विचार के लिए लौटाया, नहीं स्वीकृति दी, उसे अपनी पॉकेट में रख लिया, यानी वापस नहीं लौटाया। क्योंकि कब तक वापस लौटाना है इसकी कोई सीमा संविधान में वर्णित नहीं है, इस कारण इसे पॉकेट वीटो कहा गया। पहली बार प्रयोग किसके द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, डाकघर विधेयक के संदर्भ में चलेगा। तो यहां पर ये देखेंगे डाक विधेयक लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। डाक विधेयक ज्ञानी जैल सिंह 1986। अब बात करेंगे स्वयं विवेक की शक्तियां। राष्ट्रपति कई बार स्वयं विवेक का यूज भी करता है, मुख्य रूप से उसका प्रयोग कहां होता है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, जब स्पष्ट बहुमत न मिले तो स्वयं विवेक से पीएम को चुनना, यानी कि जिस पर यह विश्वास जताया जा सकता है कि बहुमत साबित कर देगा, ऐसे पार्टी के उम्मीदवार को पीएम पद के लिए चुनना, ये स्वयं विवेक की शक्ति रहेगी राष्ट्रपति की। स्वयं विवेक की शक्ति, पीएम को चुनना किस स्थिति में, जब बहुमत ना हो, स्पष्ट बहुमत ना हो उस स्थिति में, तो यह स्वयं विवेक की शक्ति। तो यहां प्रयास
पूरा रहा है राष्ट्रपति से संदर्भ जितने भी, और देखिएगा क्योंकि संसद वाला अभी टॉपिक हमारा पूरा हुआ नहीं है, राज्यसभा को अलग से पढ़ेंगे, लोकसभा को अलग से पढ़ेंगे, और जहां जहां जो अनुच्छेद तीनों से रिलेट होंगे उनको वापस हम रिकॉल करते रहेंगे, उन्हें देखते रहेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है संसद के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक वीडियो अपलोड हो चुका है संसद नाम से, और दूसरा जो ये वीडियो आज हमारा बना है राष्ट्रपति के नाम से। इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगे राज्यसभा और लोकसभा। इस तरह से 4 वीडियोस में संसद टॉपिक को मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।